हाय गाइस। तो आज जो रेजोनेंट सर्किट है उसमें फर्स्ट टॉपिक देखते हैं सीरीज रेजोनेंस। तो फर्स्ट टॉपिक है सीरीज रेजोनेंस। तो इसमें देखिए एक सीरीज आरएलसी सर्किट लेते हैं आर, और यहाँ पर इंडक्टर एल, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है सी। ठीक है। और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। तो सबसे पहले इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को फेजर डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको फेजर डोमेन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर जे ओमेगा एल, और यहाँ पर 1/जे ओमेगा सी। ठीक है। और जो वोल्टेज का फेजर है उसको मान लीजिए हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या है, वी एम एट एन एंगल 0 डिग्री। और यहाँ पर जो करंट है उसको मान लीजिए फेजर में कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो करंट थी उसको मान लेते हैं आई ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि इस सर्किट को हम रेजोनेंट सर्किट कब कहेंगे, जब जो इसकी इम्पीडेंस है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, या फिर जो एडमिटेंस है उसका इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर क्या इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। तो यहाँ पर इजी कौन सी कैलकुलेशन रहेगी, इम्पीडेंस, क्योंकि ये सभी किस में है, सीरीज में। तो डायरेक्ट इम्पीडेंस क्या होगा, इनका समेसन। तो हम इम्पीडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इम्पीडेंस किसके इक्वल आएगी, आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1/जे ओमेगा सी, आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ठीक है। तो हमें पता है एट रेजोनेंस कंडीशन, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस है वो क्या होगा, 0। दिस इम्प्लाइज ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल्स टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एल सी रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा नोट से। तो यहाँ पर जो ओमेगा नोट है इसकी वैल्यू क्या है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ एल से रेडियन पर सेकंड। ठीक है। और अगर इसको हर्ट्स में कन्वर्ट करें तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2πf। तो यहाँ पर ओमेगा नोट किसके इक्वल होगा, 2πf नोट। दिस इम्प्लाइज जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2π√एल से हर्ट्स। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सब टॉपिक देखते हैं, इम्पीडेंस ऑफ ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो इसमें देखिए कि इम्पीडेंस है सीरीज रेजोनेंस सर्किट की, वो फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरीके से वेरी करती है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल है, आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मोड जेड लिखें, मतलब इम्पीडेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसकी अगर बात करें, तो ये वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ
मोड जेड एंड ओमेगा, ग्राफ बिटवीन मोड जेड वर्सेस ओमेगा। तो किस तरीके का ग्राफ होगा? अब देखिए, इस ग्राफ की दो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम। एक तो हम जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसकी हेल्प से जो ग्राफ है उसको प्लॉट कर सकते हैं, जो काफ़ी इजी है। अदरवाइज जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है वो हम जो अभी रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ी है उससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हमें सिर्फ इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम AOD का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोड जेड और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए, अगर ओमेगा की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी, यानी कि यहाँ पे जीरो रखना तो वैलिड है नहीं, लेकिन अगर ओमेगा जीरो को टेंड करेगा तो जो मोड जेड है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ओके, तो यहाँ पर जीरो के आसपास जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और अगर ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो जो मोड जेड है वो कहाँ पर अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी की तरफ। मीन्स इधर भी जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मोड जेड है इसके रूट्स की बात करते हैं कि इसके रूट्स कितने पॉसिबल हैं। रूट्स ऑफ मोड जेड, तो रूट्स के लिए मोड जेड क्या होगा? ज़ीरो। मीन्स आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसको ज़ीरो होने के लिए आर को भी ज़ीरो होना पड़ेगा और ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आर ज़ीरो आ गया एंड ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा c आ गया। लेकिन हमें पता है कि जो सर्किट है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो पॉसिबल है, ये वैल्यू तो ज़ीरो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो, इंडक्टर और जो कैपेसिटर है उनकी वैल्यू तो ज़ीरो नहीं है, लेकिन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हम पॉसिबल कर सकते हैं जैसे हमने की है कि इमेजिनरी पार्ट को जीरो किया है ना। तो अगर हम जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/√LC रखेंगे तो जो ओमेगा एल है वो 1/ओमेगा c के इक्वल हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो मोड जेड है उसके कोई रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो मोड जेड है उसका जो डेरिवेटिव है वो कितनी जगह पर जीरो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डी मोड जेड बाई डी ओमेगा क्या करते हैं? जीरो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होगा? ज़ीरो। और यहाँ पे 2 ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इंटू एल प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर c इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती और ये वैल्यू जीरो नहीं है। जीरो होने के लिए केवल इसको जीरो होना पड़ेगा, मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC है, जिसको हम ओमेगा नॉट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मोड जेड है इसका डेरिवेटिव ज़ीरो, मीन्स यहाँ पर जो ग्राफ का स्लोप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये मोड जेड वर्सेस ओमेगा का ग्राफ हो गया। तो ये तो हमने जो ग्राफ है वो मैथमेटिकली स्केच किया है, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि इसकी सिग्निफिकेंस देखनी है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये ग्राफ है ना इसकी सिग्निफिकेंस। लेकिन पहले इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन और दे देते हैं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो ग्राफ है वो यही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो ओमेगा है उसको जीरो की तरफ टेंड किया तो मोड जेड इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, मीन्स एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, मीन्स ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे उस तरीके से, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपको पता है
कि जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोड जेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, तो आप बताओ कि जो मिनिमम इम्पीडेंस है वो कितनी पॉसिबल है। तो दोनों जो टर्म्स लिखे हैं इसमें केवल ये जो टर्म्स है इसको जीरो पॉसिबल है, क्योंकि ओमेगा अगर 1/√LC रखेंगे तो जीरो पॉसिबल है, लेकिन आर जीरो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो मोड जेड मिनिमम है वो कितना है आर, और वो किस फ्रीक्वेंसी पे है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/√LC पे। तो यहाँ पर क्या है, मोड जेड मिनिमम है, उसके बाद ग्राफ है फिर से क्या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है डिक्रीज, और आगे जाके क्या हो रहा है इंक्रीज, और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/√LC पर जो मोड जेड है इसकी मिनिमम वैल्यू है, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है आर। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस ग्राफ की सिग्निफिकेंस देखते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस में देखो, नोट पॉइंट करके देखो यहाँ पे कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है, मीन्स जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उससे कम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/ओमेगा c इज़ ग्रेटर देन ओमेगा एल। ठीक है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो 1/ओमेगा c की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा, और जब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होगी उस टाइम पे क्या होगी इक्वल। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें मीन्स ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, तो 1/ओमेगा c इज़ ग्रेटर देन ओमेगा एल। तो यहाँ पर 1/ओमेगा c इज़ ग्रेटर देन ओमेगा एल। 1/ओमेगा c को हम क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मीन्स XC इज़ ग्रेटर देन XL। मीन्स जो नेट रिएक्टेंस है, नेट रिएक्टेंस वो क्या होगी कैपेसिटिव इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटिव इन नेचर है इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो वोल्टेज को क्या करेगी लीड, मीन्स I लीड्स द applied वोल्टेज V। ठीक है, फेजर में लिखा है। और अब देखिए अगर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट हो गया, मीन्स जो मोड जेड है वो किसके इक्वल आएगा यहाँ पे आर के। ये तो जो रेजोनेंस है इसकी कंडीशन है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब जो करंट एंड वोल्टेज विल बी इन द सेम फेज। और अगर हम ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नोट की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता है कि ओमेगा एल इज़ ग्रेटर देन 1/ओमेगा c। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नेट रिएक्टेंस वो क्या होगी इंडक्टिव इन नेचर, इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, और इसका मतलब क्या है V लीड्स और I लैग्स। ठीक है, एक ही बात है, V लीड्स द करंट I, और इसको लिख सकते हैं I लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज कैपिटल V। ठीक है, और अगर ये लीड लैग अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हो कभी कि अगर जो नेट इम्पीडेंस है वो अगर इंडक्टिव नेचर की हो और या फिर कैपेसिटिव नेचर की, तो वो लीड लैग किस तरीके से आया, तो अगर उसको मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर एक्सप्लेन अगर पहले नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो देखिए हम इंडक्टिव नेचर ले रहे हैं, जो इम्पीडेंस है जेड वो इंडक्टिव नेचर की ले रहे हैं, मतलब R+JX टाइप में। यहाँ पर R और X क्या हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज और करंट की बात करूँ तो V इक्वल्स टू मैं क्या लिखूँगा I/Z, मीन्स R+JX, और यहाँ से
जो आई आएगा वो क्या आएगा, वी अपॉन आर प्लस जे एक्स। तो मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर केवल फेज़ की बात कर रहा हूँ। फेज़, अगर जो वोल्टेज है उसका फेज़ अगर मैं एट एन एंगल 0 डिग्री मान लूँ, कुछ भी मान सकते हैं, फाई मान लो इन जनरल, ठीक है, तो यहाँ से जो फेज़ आएगा वो क्या आएगा, 0 डिग्री माइनस इसका फेज़ क्या होगा, tan इनवर्स x बाई आर। तो यहाँ पर फेज़ क्या है, नेगेटिव, मीन जो करंट है वो क्या करेगी, लैग। और ऐसे ही अगर कैपेसिटिव नेचर की माने, ये तो इंडक्टिव नेचर की इम्पीडेंस है, और अगर कैपेसिटिव नेचर की माने तो आर माइनस जे एक्स टाइप में आएगी। तो यहाँ पर जो करंट आएगी उसका फेज क्या होगा, v बाई जेड आर माइनस जे एक्स। तो यहाँ से जो फेज आएगा वो क्या आएगा, 0 डिग्री प्लस tan इनवर्स x बाई आर। तो यहाँ पर जो करंट है इसका फेज क्या करेगा, लीड, मतलब जो करंट का फेज है वो क्या है, ग्रेटर देन वोल्टेज का फेज, मींस जो करंट है वो क्या करेगी, लीड। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगर एक्सप्लेन नहीं किया होगा तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।